अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जी हाँ दोस्तों, एक एक कंसेप्ट बड़ी अच्छे से समझेंगे। अच्छे से मैं आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी इनको समझने में, और आगे जाके जो भी क्वेश्चन आएगा अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है ये जो बिजनेस और ओनर है, बिजनेस और ओनर जो है वो दो अलग अलग पर्सन्स है, दो अलग अलग व्यक्ति है। यहाँ पे क्या बोलता है ये कंसेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस जो है वो अलग है ओनर से, यानी ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है। एग्जांपल है यहाँ पे, ओनर इन्वेस्टर्स ₹1 लाख रिकॉर्डेड एज कैपिटल। जो ओनर है उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मान लो कि ₹1 लाख, वो यहाँ पे कैपिटल माना जाएगा, ना कि बिजनेसमैन की पर्सनल इनकम। एग्जाम्पल 2 क्या है, ओनर विड्रॉज ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 5,000 निकाले अपने यूज के लिए, अपनी पर्सनल यूज के लिए। तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो इसका मतलब जो ये जो ड्राइंग्स है ये बिजनेस के लिए लॉस है, तभी ड्राइंग्स में ये रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट किसको कहेंगे हम, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। जो भी मॉनिटरी वैल्यू जिनका होगा, जिन ट्रांजैक्शंस का होगा, वही यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी ₹2 लाख रिकॉर्डेड। हमने कोई मशीनरी परचेज की है जिसका मॉनिटरी वैल्यू है ₹2 लाख, वही यहाँ पे 2 लाख ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है एम्प्लॉइज ऑनेस्टी नॉट रिकॉर्डेड। एम्प्लॉय की जो ईमानदारी है, यानी कितना ईमानदार है, कितना फायदा मिला है उसकी ईमानदारी से बिजनेस को, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों तीसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये एज्यूम करता है बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये पहले ही हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसी के बुनियाद पे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्जड ऑन मशीनरी ओवर यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन जो है वो पहले ही चार्ज करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे मशीनरी खरीदी है ₹2 लाख की। ₹2 लाख की जब हमने मशीनरी खरीदी, तो इसका 5 साल में वैल्यू कम होगा, पर ईयर कुछ ना कुछ तो इसका जो वो वैल्यू वो कम होगा, उसकी क्षमता कम होगी। मान लो कि इसका पर ईयर ₹5,000 कम होता है। तो ₹5,000 जब कम होता है, हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं ये 5 साल के लिए। हम एज्यूम करते हैं ये 5 साल तक बिजनेस चलेगा। तो 5 साल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो 5,000 इंटू 5 हो गया 25,000। 25,000 पहले ही हम डेप्रिसिएट करेंगे इस मशीनरी वैल्यू, पहले ही साल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये 25,000, यानी 5 साल की डेप्रिसिएशन पहले ही साल में। यही कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जैसे कि दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस शोन एज एसेट। प्रीपेड इंश्योर, जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई हम इंश्योरेंस करेंगे, बिजनेस इंश्योरेंस, पहले ही तो उसको हम यहाँ पे कहाँ पे शो करते हैं, एसेट में, क्योंकि हमें पता है आगे बिजनेस चलने वाला है, तो तभी पहले ही रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे लिए एसेट है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, एसेट्स रिकॉर्डेड एट परचेज या हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जो भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, मान लो कि यही मशीनरी हमने ₹2 लाख की खरीदी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू, यानी आज से के बाद 5 साल भी जो है
इसका वैल्यू 2 लाख ही होगा, बुक्स में 2 लाख ही होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्डिंग बॉट फॉर रुपीज 20 लाख रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, इसको यहाँ पे 20 लाख ही रहने देना है आगे जाके भी। जैसे कि एक और एग्जांपल है कार परचेज्ड फॉर 5 लाख शोन एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कार जो हमने परचेज की है 5 लाख की, तो ये मशीनरी है, तो हमने जब ये खरीदी तो इसका डेप्रिसिएशन, इसका वैल्यू जो है वो कम होगा पर ईयर। तो 5 साल तक कितना कम होगा, मान लो कि एक साल 1000 रुपीज कम हुआ तो 5 साल कितना हुआ 5000। तो 5 लाख माइनस 50,000 कितना हुआ, उतना वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कहता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद है दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट किसको कहेंगे, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हर कोई ट्रांजैक्शन जो है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। डेबिट जो होगा उसी के हिसाब से दूसरी चीज जो है वो क्रेडिट होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल है लोन रुपीज 50,000 कैश इंक्रीजेज लोन पेएबल इंक्रीजेज। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि हमने कोई लोन निकाला 50,000 का, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, तो वहां से लोन पेएबल, जी हाँ दोस्तों, लोन पेएबल भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल दूसरी क्या है, फर्नीचर जो है हमने लाया कैश में 10,000 रुपीज का, तो क्या हुआ यहाँ पे फर्नीचर इंक्रीज हुआ हमारे बिजनेस में और कैश जो है वो डिक्रीज हुआ, वो कम हुआ, क्योंकि हमने कैश में खरीदा। तो इसीलिए हर किसी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे पीरियडिसिटी कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, पीरियडिसिटी कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स यूजुअली ईयरली। जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग में, वो यूजुअली ईयरली, यानी उनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है जब भी वो कैलकुलेट किए जाते हैं, यूजुअली आफ्टर द एंड ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पे एक एग्जांपल है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर अप्रैल 2024 टू मार्च 2025। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग जो पीरियड है यहाँ पे, अकाउंटिंग पीरियड होता है दोस्तों फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसी टाइम पीरियड में अकाउंटिंग जो है यहाँ पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसको कहेंगे हम फाइनेंशियल ईयर भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी ईयर के एंड पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल है क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर इन्वेस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कभी कभार क्या होता है, वो बोलते हैं हमें हमारी जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ या आपका बैलेंस शीट। हम देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, या प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो उनके लिए क्वार्टरली रिपोर्ट भी प्रिपेयर किए जाते हैं। क्वार्टरली मींस आफ्टर 4 मंथ, एक साल में 4 बार भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट दे सकते हैं हम। उसके बाद है दोस्तों मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल किसको कहेंगे, एक्सपेंसेस मैच्ड विथ रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंसेस जो है, जो हमारे खर्चात है, वो हमारी इनकम यानी रेवेन्यू से मैच किए जाते हैं सेम पीरियड में। सेम पीरियड मीन्स सेम साल में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन ईयर रेवेन्यू इज अर्नड। जी हाँ दोस्तों, उसी साल यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है जिस साल हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, जिस साल हम कुछ कमाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है सैलरीज फॉर मार्च रिकॉर्डेड इन मार्च। जी हाँ दोस्तों, मार्च की जो हम कोई मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉय है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो मार्च की सैलरी जो है यहाँ पे मार्च में रिकॉर्ड की जाएगी, इवन इफ पेड इन अप्रैल। जबकि हम उनको अप्रैल में भी दे सकते हैं, अगर हम उनको अप्रैल में भी देंगे, लेकिन मार्च में ही यहाँ पे सैलरी का जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। यही कहता है हमें
मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट के जरिए हम यानी रियल फाइनेंशियल पोजीशन या रियल प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट किसको कहेंगे? रियलाइजेशन कंसेप्ट कहेंगे रेवेन्यू रिकॉर्डेड, जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओनली व्हेन अर्नड या रियलाइज्ड, जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हम रियलाइजेशन कंसेप्ट। जब भी हम कोई भी रेवेन्यू कमाएंगे, जी हाँ दोस्तों, उसी टाइम हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स डिलीवर्ड, जी हाँ दोस्तों, सेल यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी जब गुड्स जो है वो डिलीवर होंगे, नॉट व्हेन ऑर्डर रिसीव्ड, न कि जब ऑर्डर रिसीव होगा। ये याद आप रखिएगा, कोई भी ऑर्डर आपको देगा तो आप उसी टाइम ये रिकॉर्ड करोगे नहीं, बल्कि जब सेल होगी उसी टाइम आप रिकॉर्ड करोगे। एक और एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन शेयर्स रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सोल्ड, जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई यहाँ पे शेयर्स जो होते हैं उन पे प्रॉफिट आएगा उसी टाइम वो रिकॉर्ड किए जाएंगे जब हम उनको बेचेंगे, जी हाँ दोस्तों, ना कि उससे पहले। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट किसको कहेंगे? ट्रांजैक्शंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होगी उनका कोई ना कोई वोचर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसी के जरिए यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल सेल्स रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनवॉइस। जब भी हम कोई सेल करते हैं यहाँ पे हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो इनवॉइस जब हम जनरेट करेंगे उसी बेसिस पे हम वहां पे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। कैश पेमेंट रिकॉर्डेड विथ रिसीट, जी हाँ दोस्तों, कैश पेमेंट जो भी हम करेंगे उसका रिसीट हमारे पास होना चाहिए, उसी के जरिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। उसके बाद है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट किसको कहेंगे? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश मूव्स। ट्रांजैक्शन कोई भी जब हम करेंगे ना कि जब कैश आएगा या जाएगा। एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इमीडिएटली। मान लो कि हमने कोई गुड्स बेच डाले 5,000 की, तो 5,000 की जब हमने गुड्स बेचे, हमने क्रेडिट में बेचे, तो क्रेडिट में हमें पता है कि पैसा जो है वो बाद में आएगा, लेकिन रिकॉर्ड हम पहले ही करेंगे। यह है एक्रूअल कंसेप्ट। एक और एग्जांपल है रेंट ड्यू फॉर मार्च रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इवन इफ पेड इन अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, एक और एग्जांपल है यहाँ पे कोई भी जब हम रेंट पे करेंगे, मान लो कि वो मार्च का रेंट होगा तो मार्च का एक्सपेंस माना जाएगा यहाँ पे, अगर हम अप्रैल में भी वो देंगे, मार्च का रेंट मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन किसको कहेंगे? सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग मेथड जो भी हमने पहले साल रिकॉर्ड किया है या अप्लाई किया है वही दूसरे साल भी अप्लाई किए होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि आपका SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, लेकिन जो पहले साल अप्लाई किया स्ट्रेट लाइन मेथड वही अगले सालों में भी अप्लाई करना है। एग्जाम्पल एक और है यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, यानी फीफो। यहाँ पे अगर फीफो अप्लाई किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या दूसरा होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे वही जो है हर किसी साल के बिजनेस में जो पहले साल अप्लाई किया वो हर किसी साल में यहाँ पे अप्लाई होगा, उसको कहते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जी हाँ दोस्तों, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन किसको कहेंगे? ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट्स। जो भी मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल मीन्स जो यहाँ पे बिजनेस पे असर डालेगा, वो यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए। एग्जाम्पल पेंडिंग लॉ सूट,
शोन एज कंटिजेंट लाइबिलिटी। मान लो कि आपके बिजनेस का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पे जो भी खर्चा होगा या जो भी उसका रिजल्ट यहाँ पे होगा, चाहे आपके फेवर में होगा या आपके अपोजिट होगा, तो यहाँ पे या आपके अपोजिट में होगा, तो यहाँ पे क्या है, वो डिस्क्लोज करना है बिजनेस में पहले ही। एक और एग्जांपल है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। जब भी हम कोई डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करेंगे, अभी मैंने आपको बोला एसएलएम से रिटन डाउन वैल्यू जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा वो भी यहाँ पे नोट करना है पहले ही। जो भी कुछ होगा जो बिजनेस पे असर डालेगा वो यहाँ पे फुल्ली डिस्क्लोज करना है। उसके बाद है मटेरियलिटी कन्वेंशन। मटेरियलिटी कन्वेंशन किसको कहेंगे? ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स डिस्क्लोज्ड। जी हाँ दोस्तों, मटेरियल मीन्स जिससे बिजनेस पे बड़ा असर होगा। ट्राइवियल वनस में बी इग्नोर। ट्राइवियल मीन्स छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे खर्चा जो है वो यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं। एग्जाम्पल स्टेशनरी एक्सपेंस, यहाँ पे ₹500 ग्रुप्ड अंडर मेसिलेनियस। जी हाँ दोस्तों, जो भी छोटी चीज यहाँ पे हमने खर्च की है स्टेशनरी पे, मान लो ₹500, मान लो कि आपका 1 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, आपका स्टेशनरी पे खर्चा हुआ 500, तो आप थोड़ी ना लिखोगे स्टेशनरी एक्सपेंस ऐसे ऐसे, आप लिखोगे मेसिलियंस एक्सपेंस। मान लो कि स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, किसी को चाय पिलाई वहां पे खर्चा हुआ, तो वो जो है वो मिसलेनियस खर्चे में आ गई है। इसी तरह यहाँ पे फायर लॉस ₹5 लाख डिस्क्लोज सेपरेटली। जब भी कोई बड़ा खर्चा होगा, यानी 5 लाख का खर्चा यहाँ पे हो रहा है फायर लॉस पे, तो यहाँ पे 5 लाख का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो वो सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, तो सेपरेट यानी फायर लॉस इसको लिख सकते हैं अलग हेडिंग में। उसके बाद है दोस्तों कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है आपका एंटिसिपेट लॉसेस नॉट गेन्स। जी हाँ दोस्तों, यानी पहले ही आप लॉस जो है वो रिकॉर्ड करोगे, ना कि गेन। रिकॉर्ड एसेट्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, यानी आपका अगर कोई प्रॉफिट आएगा तो आपको पहले ही खुश नहीं होना, लेकिन लॉस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ₹35,000, यहाँ पे आपके ईयर के एंड पे स्टॉक मौजूद है, उसका वैल्यू जो है वो है 35,000, मार्केट वैल्यू है उसका 35,000, लेकिन आप क्या करोगे, 25,000 जो है वो उसका हिस्टोरिकल वैल्यू था, आप उसी पे वो रिकॉर्ड करोगे, यानी उसको मान के चलोगे इसकी कीमत जो है 25,000, ना कि 35,000। और एक एग्जांपल है यहाँ पे प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजन जो हम बनाते हैं डाउटफुल डेट्स का, डाउटफुल डेट्स क्या होता है, यहाँ पे डाउटफुल डेट्स होता है, मान लो कि किसी ने आपसे सामान लिया है 10,000 का, तो उसने दिया आपको 8,000, अब वो बोल रहा है मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा बाकी 2,000। तो जब वो बोलता है 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन वो बोल रहा है फिर दूसरे महीने फिर उसके बाद दूंगा, फिर उसके बाद दूंगा, ऐसे करते करते आपके जहन में ये आ जाता है कि मुझे लग रहा है ये पैसे नहीं हमें मिलेंगे वापस, तो ये जो 2,000 है ये आप डाउटफुल डेट्स में मान के चलते हो, तो उनका पहले ही प्रोविजन बनाया करो यहाँ पे अकाउंटिंग में। यही बोलता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। लेकिन बट नो एंट्री फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, मान लो कि आपने जो है वो किसी को स्टॉक दिया 10,000 का, वो बोल रहा है मैं आपको 12,000 दूंगा, तो 10,000 तो उसने दे दिए पहले ही, लेकिन अब जो है वो 2,000 बोल रहा है मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा, लेकिन वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। अब आते हैं दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे वन बाय वन करेंगे। कुछ 5-6 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लाए। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पे, द बिजनेस इज लायबल टू द प्रोपराइटर of the business in respect of capital introduced by the person according to। अभी मैंने बोला जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा डालेगा तो उसको क्या कहेंगे हम कहते हैं कैपिटल। तो ये किस कंसेप्ट में अभी हमने पढ़ा था,
क्या हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में, क्या हमने पढ़ा था कॉस्ट कंसेप्ट में, क्या हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, क्या हमने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पे, द प्रो फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रो फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये हमने एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ल्यूका पैकियोली यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, द कंसेप्ट विच एज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल लास्ट इनडेफिनेटली। अभी आपने पढ़ा, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा, क्या वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, आपका सी पीरियडिसिटी है, या आपका कंजर्वेटिज्म है। कहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जीएपीज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, इसको हम कहेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, नो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 5, द रूल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, यानी स्टॉक हम किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, यानी इन दो में से, या कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने पढ़ा जो कि यहाँ पे लो होगा, जो कि यहाँ पे छोटा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी यहाँ पे, इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए है मेटेरियलिटी, ऑप्शन बी है मनी मेजरमेंट, ऑप्शन सी है कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन डी है एक्रूवल। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने पढ़ा लास्ट में प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है वो कौन है आपका, वो है आपका ऑप्शन डी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर। जी हाँ दोस्तों, ये भी कर रहा है, क्योंकि मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ गुड्स खरीदे कैश में, तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स आएंगे आपके बिजनेस में, यानी ये क्या होगा, गुड्स जो है वो इंक्रीज होंगे, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक में हुआ यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ दूसरे में हुआ यहाँ पे डिक्रीज। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोल रहा है बिल्कुल। दूसरा है यहाँ पे इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी, क्या दोनों यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो कि हमने बैंक से लोन लिया है, तो लोन से क्या होगा, मान लो कि 5 लाख रुपीस का लोन लिया हमने, तो पैसा आएगा हमारे बिजनेस में। जब वो आएगा बिजनेस में तो इसका मतलब कैश जो है हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुआ, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमको ये वापस देना है ये लोन। उसके बाद है ऑप्शन डी यहाँ पे, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, तो मशीनरी जब आप खरीदोगे का जो एसेट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मशीनरी एसेट है वो इंक्रीज होगा, साथ साथ में क्या होगा, आपका कैपिटल भी यानी ओनर्स इक्विटी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका बिजनेस भी उससे बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, ये कहीं से भी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। ऐसा होगा ही नहीं बिजनेस में कभी कि कोई जो एसेट होगा एक डिक्रीज होगा दूसरा भी डिक्रीज होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आई होप दोस्तों ये आपको सारा जो मैंने अभी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो हमने एमसीक्यूज किए वो भी आपने राइट डाउन किए होंगे। अब आपको जो भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।